Assalamu alaikum. So in this live webinar, I will discuss MCQs from the blood physiology और जो आज टेस्ट हुआ है blood physiology के मैं उसके MCQs डिस्कस करूँगा और उसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी बताऊँगा जो कि आप लोग बाद में बहुत से MCQs सॉल्व कर सकते हैं उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। बिकॉज ब्लड फिजियोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए और अगर वो आपको पता हो तो आप बहुत से ऐसे MCQs है जो इसी सिनेरियो में आएंगे और हमेशा आएंगे और आप लोगों को तब सॉल्व करने में इजी होगा। चलिए फर्स्ट MCQs। अच्छा, जो इतना बड़ा क्लिनिकल देने का मकसद होता है इसका भी ये मकसद होता है, इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको बहुत से कॉन्सेप्ट इसके थ्रू डिलीवर किए जा सके। तो मैं हर चीज़ इसमें वो बताऊंगा जो कि और भी पूछी जा सकती है किसी और MCQs में किसी और सिनेरियो के साथ। तो जब प्रोफ में इस तरह का अगर बड़ा MCQs आता है तो आप लोगों ने मेन चीज़ों पे फोकस करना होता है। मैं सिम्टम्स की रीजनिंग इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट हर चीज़ का अंदाजा हो। तो हम फर्स्ट MCQs देखते हैं। A 40-year-old woman visits the clinic complaining of fatigue. She had recently been treated for an infection. Her laboratory values shows the RBC. सबसे पहले तो RBC की वैल्यू देखें। आप लोगों को नॉर्मल वैल्यूज आनी चाहिए RBC की, WBC, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, MCV, MCH, MCHC। इनकी अगर नॉर्मल वैल्यूज आती होंगी ना, क्योंकि इनमें मोस्ट ऑफ द MCQs ऐसे होंगे जिसमें आपको इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी होगी, आपको इसकी नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए तो आपको अंदाजा होगा कि ये वैल्यू जो हमें MCQs में है कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो ये आपको पता है 1.8 लाख इसमें RBC काउंट है विच इज नॉट नॉर्मल। ये ज्यादा होना चाहिए था, ये वुमेन है फिर भी 3.5 लाख अबव होना चाहिए था, यानी ये कम है। इट मींस इट्स एन एनीमिया, ये एनीमिक कंडीशन है। हीमोग्लोबिन ये भी कम है, ये भी शो कर रहा है एनीमिया। हेमाटोक्रिट ये भी कम है, ये भी शो कर रहा है एनीमिया। अब हम आगे देखते हैं। WBC काउंट नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है। तो अब ये हमें इसने सारा कुछ इंडिकेट कर दिया कि एनीमिया है। जब ब्लड एनीमिया होता है ना तो फिटीग होती है। फिटीग बहुत सी जगहों पे कॉमन सिम्टम है, बट एनीमिया की वजह से भी फिटीग होती है बिकॉज प्रॉपर ब्लड सप्लाई के थ्रू प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती हर जगह पे। अब हमने देखना होता है एनीमिया तो आपको पता लग गया, बट इधर इन्होंने लिखा हुआ है MCV इज 92 फेमटोलीटर। सो MCV हमारे पास जो कॉमन होता है, कॉमनली आपको पता होना चाहिए इसकी रेंज है 80 to 96 फेमटोलीटर नॉर्मली, और कुछ जगह पे आप लोग पढ़ेंगे 80 to 100 फेमटोलीटर। तो ये हर लेबोरेटरी में डिफरेंट होती है। इट मींस MCV इज आल्सो लाइंग इन अ नॉर्मल रेंज, यानी उस ये भी हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज रेटिकुलोसाइट्स काउंट इज 24%. So normally our reticulocyte count is less than 1%. It means आपके हर 100 RBCs में से एक RBC होगा जो रेटिकुलोसाइट होगा। तो आपने देखा कि इसके यानी 100 में से 24 RBCs are रेटिकुलोसाइट्स। इट मींस इट इज इंक्रीज। तो ये कब इंक्रीज होते हैं? राइट आंसर इज hemolytic anemia. Why in hemolytic anemia reticulocytes increases? जब ब्लड जेनेसिस हो रही होती है तो ऑलमोस्ट इट टेक्स 7 डेज, और रेटिकुलोसाइट्स जब बनते हैं उसके बाद 2 डेज लगते हैं फॉर मैच्योरेशन ऑफ रेटिकुलोसाइट्स इनटू द RBCs। तो रेटिकुलोसाइट्स RBC में कन्वर्ट होने में 2 दिन लगेंगे, बट रेटिकुलोसाइट्स हमारे ब्लड में आ गए होते हैं। अगर कोई हिमोलिटिक एनीमिया किसी को हुआ है तो क्या होगा? उसका RBC लेवल कम होगा ना। बोन मैरो स्टार्ट्स टू मेक द RBCs. When bone marrow starts on working, तो RBC production increase. RBC ने तो जब तक मैच्योर होना है उसको लगने में इनिशियली जब उसने रिलीज होना है, रेटिकुलोसाइट्स आपके ब्लड में आते हैं, ब्लड में आके 2 दिन बाद मैच्योर होंगे। तो उससे पहले तो रेटिकुलोसाइट्स ब्लड में ज्यादा हो गए हैं, तो दैट्स व्हाई हिमोलिटिक एनीमिया में रेटिकुलोसाइट्स ज्यादा होते हैं। तो इसमें क्या आपके RBC की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। उसकी रीजनिंग बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RBC. एनीथिंग विल डैमेज द योर बोन मैरो, या कोई बोन मैरो को खराब भी कर रहा है, फॉर एग्जांपल क्या खराब कर सकता है? एक्सरे रेडिएशन, कोई रेडिएशन उसको डैमेज कर सकती है। कीमोथेरेपी उसको सप्रेस कर सकती है। तो वो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो एप्लास्टिक एनीमिया होगा। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, तो ये हेरिडिटरी है। तो इसमें एक ऐसी प्रोटीन अवेलेबल नहीं होती जो कि हमारे RBC को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर RBC इज बाइकॉन्केव, और इवन कुछ कैपिलरीज है हमारी बॉडी में जिसका साइज RBC से ज्यादा छोटा है। तो अगर कैपिलरी का साइज RBC से छोटा है तो RBC उसमें से कैसे पास कर सकता है?
इट इज इम्पॉसिबल, बट आरबीसी उसमें से पास कर जाता है. व्हाई? बिकॉज आवर आरबीसीज आर फ्लेक्सिबल. और अगर इसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाती है, इट मींस अगर ये जिस प्रोटीन की वजह से आती है वो प्रोटीन ही ना बने जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, तो क्या होगा? आरबीसी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा. और जब आरबीसी फ्लेक्सिबल नहीं होता तो क्या होगा? वो जब कैपिलरी में जाएगा इट विल बर्स्ट, बिकॉज उसकी मेम्ब्रेन पे जब प्रेशर पड़ेगा इट विल रप्चर. एज अ रिजल्ट हमारे पास ये डिजीज होती है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस. B12 डेफिशिएंसी. B12 डेफिशिएंसी की वजह से एमसीवी ज्यादा होना चाहिए था बिकॉज इट कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. सो ये सारी ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन थी. So the next MCQ, a 62-year-old man complains of headache, visual difficulty, and the chest pain. Large spleen, his complete blood cell count has hematocrit of 58. It means its RBC level is increased, WBC count is increased, and platelet is increased. तो ये सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंडीशन से सफर कर रहा है. His arterial ऑक्सीजन सेचुरेशन इन 97%. तो यूजुअली ये 95 to 100 के बीच में लाई कर रही होती है. और ये हमें क्या बता रही है कि उसके जो आरबीसीज है वो नॉर्मल है. अगर नॉर्मल आरबीसी है दैट्स व्हाई ऑक्सीजन सेचुरेशन भी नॉर्मल है, बिकॉज वो ऑक्सीजन सप्लाई कर पा रहे हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंडीशन है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा. पॉलीसाइथीमिया वेरा में आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि क्या होता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज करता है. और जब पॉलीसाइथीमिया वेरा में आरबीसी काउंट इंक्रीज करता है तो उसके अलावा बुक में लाइन होगी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आल्सो इंक्रीज इन दिस केस. सो ये तीनों चीजें उसके तरफ लेके जा रही है. तो इधर आप लोग सबसे ज्यादा जो ऑप्शन सोचते हैं वो है कीमोथेरेपी, विच इज नॉट द राइट ऑप्शन. व्हाई कीमोथेरेपी इज नॉट द राइट ऑप्शन? बिकॉज कीमोथेरेपी हम अगर देते हैं तो इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये इनिशियली कभी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होती. इट्स यूज फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट. और यहाँ पे आपके पास पेशेंट आया है जिसके हेडेक हो रही है, विजुअल डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है. यू हैव टू रिलीव हिज सिम्टम राइट नाउ. अगर आप उसको कीमोथेरेपी पे लगा देंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बिकॉज हमें अभी उसका ट्रीटमेंट ऐसा कुछ करना है कि वो इन सिम्टम से रिलीव हो. तो हमने बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है. तो बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू इज फ्लियोबोटमी. सो व्हाट इज फ्लियोबोटमी? आप वेनी पंक्चर करके ब्लड बॉडी से रिमूव करेंगे. फॉर एग्जांपल इन क्यूबिटल फोसा आप वेन्यू पंक्चर करेंगे और बॉडी से ब्लड रिमूव करेंगे. जब ब्लड हम बॉडी से रिमूव करेंगे ऑब्वियसली उसके साथ ब्लड सेल्स भी चल जाएंगे और ये हमारे पास हेमेटोक्रिट डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे उसको हेडेक और चेस्ट पेन इसलिए हो रही थी बिकॉज ब्लड काउंट जब ज्यादा होगा तो ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी एंड व्हेन द ब्लड विस्कोसिटी इज इंक्रीज टू वर्क मोर. तो जब आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो चेस्ट पेन के चांसेस है. हेडेक बिकॉज ब्लड वहां पे स्लो पास कर रहा है. तो ये सारी चीजें हमने देखनी होती है. कीमोथेरेपी इज नॉट अ राइट ट्रीटमेंट. अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है तो फ्लियोबोटमी इज अ वेरी इजी ऑप्शन. कोई साइड इफेक्ट नहीं. यू जस्ट हैव टू ड्रॉ आउट द ब्लड. अगर ये कंडीशन परसिस्ट करती है देन यू कैन थिंक अबाउट द कीमोथेरेपी. So the next MCQ. A 34-year-old man with a schizophrenia has a chronic fatigue of 6 months. He has a good appetite, but he has his physical. अब ये इसका लेवल हीमोग्लोबिन लेवल इज 9.1 which means anemia है. Leukocyte is normal, MCV is high. होने का क्या मतलब है? He has macrocytemia. तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कब होता है? जब आपको पता है B9 डेफिशिएंट हो, इट मींस फॉलिक एसिड, या B12 विटामिन B12. तो इस केस में क्या डेफिशिएंट है? आपको फॉलिक एसिड. व्हाई फॉलिक एसिड इज डेफिशिएंट? वो वेजिटेबल्स नहीं खा रहा, बिकॉज इन ग्रीन वेजिटेबल फॉलिक एसिड इज यूजुअली प्रेजेंट. सो इफ ही इज नॉट ईटिंग वेजिटेबल्स इट मींस तो क्या होगा? फॉलिक एसिड उसके अंदर डेफिशिएंट हो जाएगा. विटामिन B12 होता तो डिफरेंट सिनेरियो होता. तो आपको ये सब कुछ इंडिकेट कर रहा है. फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कब आंसर होगा? जब वो या तो ग्रीन वेज या उसके अलावा आप देखें कि उसका MCV ज्यादा है तो ये इंडिकेट कर सकता है कि उसको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हुई है. और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें फोलिक एसिड का हमें खास तौर पे ख्याल रखना होता है, बिकॉज फोलिक एसिड अगर नहीं देंगे तो इट कैन कॉज
और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है बेबी में। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज ये मैंने इसलिए ऐड किया, आजकल आप लोग बहुत सुन रहे हैं कोरोना वायरस में प्लाज्मा डोनेशन, सो ये दैट्स व्हाई आई ऐड दिस एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर, नॉट द ब्लड डोनर। सो द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर इज AB पॉजिटिव। आप लोगों ने सोचा होगा कि O नेगेटिव होगा, बट नो, O नेगेटिव इज नॉट द राइट चॉइस इन दिस केस, बिकॉज प्लाज्मा डोनेशन के केस में AB पॉजिटिव इज the right choice, because AB positive क्यों यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर है, बिकॉज AB पॉजिटिव में हमारे पास सारी तरह के एंटीजन्स होते हैं बट एंटीबॉडीज नहीं होती, और जो एंटीजन है वो किस पे अटैच होते हैं, दिस इज योर RBC, और इसके ऊपर एंटीजन्स अटैच होंगे, तो एंटीजन्स आपके ब्लड सेल्स पे हो रहे हैं। जब प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में ब्लड सेल्स नहीं होते। प्लाज्मा आपको पता है कि ब्लड में से अगर हम ब्लड सेल्स को माइनस कर दें तो आपके पास होता है वो प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में एंटीजन तो आना ही नहीं, सो दैट्स व्हाई हम AB दे सकते हैं। अब AB ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी होती है कि नहीं होती, ये सबसे पहले आपको फिर पता होना चाहिए। अगर AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में एंटीजन्स होते हैं तो एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली कोई भी नहीं होगी, सो इसके अंदर कोई और एंटीबॉडी नहीं होती, तो हम इसको किसी को भी प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड सेल्स पे एंटीजन होने थे वो तो प्लाज्मा में हो गए ही नहीं ब्लड सेल्स, तो इसमें कोई एंटीबॉडीज भी नहीं होती, दैट्स व्हाई AB पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर। तो ये बात याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So the next MCQ is the first antibody to be produced in the humoral immune response are, so the first antibody which is produced in the humoral immune response is always IgM। अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होती है तो IgM है। आपसे पूछा जाए कि कौन सी एंटीबॉडी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती है तो वो IgG होती है, तो IgM। और फिर एक और MCQ इसमें से निकल सकता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटल बैरियर नहीं क्रॉस कर सकती, तो IgM प्लेसेंटा बैरियर नहीं क्रॉस कर सकती, प्लेसेंटल बैरियर। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकती है, तो यस IgG कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। फिर एक और MCQs इसमें से निकल सकता है कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का A ब्लड ग्रुप है तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा, A एंटीजन, A ब्लड ग्रुप में, उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, B एंटीबॉडी। तो जो ये एंटीबॉडी है B एंटीबॉडी, ये कौन सी टाइप है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो ब्लड सेल्स की एंटीबॉडीज होती है, फॉर एग्जांपल B एंटीबॉडी होगी या A एंटीबॉडी होगी, जो ये एंटीबॉडीज होती है इनका करेक्टर होता है IgM, इट मींस इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। और जो RH की एंटीबॉडीज होती हैं, आपको पता है कि RH एंटीजन, RH फैक्टर डिटरमिन वेदर द पर्सन इज RH positive or RH negative. So if a person is RH positive, it has RH positive antigen, तो उसके पास RH एंटीजन होगा, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। बट इफ अ पर्सन इज RH नेगेटिव, तो इसमें जो एंटीबॉडी होगी वो हमारे पास IgG टाइप होगी, तो इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। दैट्स व्हाई अगर RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव की एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि मदर RH नेगेटिव और बेबी RH पॉजिटिव हो, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलस होता है। कभी आप लोगों ने सोचा कि फॉर एग्जांपल एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलस तभी हो रहा है जब मदर नेगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है, कि फॉर एग्जांपल बेबी का ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव और मदर का ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव, तो तब क्यों ऐसा नहीं होता, बिकॉज जो मदर का जब B पॉजिटिव होता है, मदर में होती है A एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी होती है IgM टाइप, और IgM टाइप प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस नहीं कर सकती। अगर वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकती होती तो वो जाके एक्सट्रीमली वहां पे ग्लूटिनेशन करवा देती है, एंड इट विल कॉज द डेथ। दिस इज नेचर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो RH ग्रुप वाले एंटीजन्स होते हैं वो IgG होते हैं, और जो बाकी ब्लड की एंटीबॉडीज होती हैं वो IgM टाइप होती हैं। सो द 5-year-old man present to the emergency department with a 2-week history of diarrhea that has gotten progressively worse during the past several days. His urine output, यहाँ तक कोई इतनी काम की स्टेटमेंट नहीं है, बट यहाँ पे आके आपको एक क्लू मिल रहा है। The person is suffering from parasitic infection.
सो पैरासाइटिक इन्फेक्शन से अगर पर्सन सफर कर रहा है तो कौन से WBC इंक्रीज करने चाहिए? इन्फेक्शन हो या एलर्जिक रिएक्शंस हो तो इयोसिनोफिल्स ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इयोसिनोफिल इज इंक्रीज एज द रिजल्ट ऑफ पैरासाइट इन्फेक्शन। और अगर सिंपल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रही है तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले इंक्रीज करते हैं। Cell type migrates into the inflammatory tissue to clean up the necrotic tissue, direct tissue remodeling. For example, आप कोई जगह डैमेज हो जाती है, उधर नेक्रोटिक टिश्यू, वहाँ पे डैमेज सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वहाँ पे फॉर एग्जांपल WBC आएंगे, अपना वर्क करेंगे, उधर मर जाएंगे, वहाँ पे डैमेज सेल एक्यूमुलेट हो रहे हैं। बट अगर हम उस एरिया को हम प्रॉपरली ट्रीट ना करें, फॉर एग्जांपल कहीं गार्बेज पड़ा हुआ है तो वहां से गार्बेज रिमूव करना लाजमी होता है, अदरवाइज वो वहां से स्मेल आने लग जाती है। सेम इज द केस विद आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अगर कोई गार्बेज है उसको रिमूव करना नेसेसरी हो जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए कौन आते हैं? मैक्रोफेजेस। तो बेसिकली मैक्रोफेजेस आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द गार्बेज जो कि इन्फ्लेमेशन के बाद या कोई इंजरी के बाद वहां पड़ा होता है, उसको वो आके खत्म करते हैं, रिमूव करते हैं। न्यूट्रोफिल पास क्या कर रहे होते हैं? न्यूट्रोफिल फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो एक्टिवेट हो रहा होता है जब फॉर एग्जांपल इन्फेक्शियस चीज कोई बॉडी में आई है या कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले हमारे पास मोबाइल होते हैं। मैक्रोफेज क्या कर रहे हैं? गार्बेज रिमूव करते हैं। So the next MCQ is, which of the following applies to the patient with the acquired immunodeficiency virus? तो इसमें आप लोगों को नाम में पता लग रहा है कि ये वायरस क्या करता है। acquired immune response जो होता है उसको डेफिशिएंट कर रहा है, यानी उसको डिक्रीज कर रहा है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, इट डिक्रीज द हेल्पर टी सेल। सो हेल्पर टी सेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल फॉर द in our adaptive immunity in acquired immune response. Helper T cells का काम होता है कि उसने B cells को सिग्नल देना होता है कि वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करे। उसने साइटोटॉक्सिक C सेल के थ्रू हमारी बॉडी में जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं उनको किल करवा सकता है। वो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर सकता है। इफ वी हैव डिक्रीज नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, इट मींस हमारे पास ये तीनों काम नहीं होंगे और ये बहुत कम होंगे। दैट्स व्हाई HIV या एड्स इज अ सो डेंजरस कंडीशन, बिकॉज उसमें ये सब कुछ रुक जाता है। जब ये सब कुछ रुक जाएगा तो यू आर सस्पेक्टेबल टू एनी डिजीज। कोई भी डिजीज आएगी, ये जब इम्यून सिस्टम में B सेल से एंटीबॉडीज नहीं बन हो रही, साइटोटॉक्सिक T सेल्स अपना काम नहीं कर सकते, मैक्रोफेजेस अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? आपकी बॉडी को कोई भी ऑर्गेनिज्म आके इन्फेक्ट कर सकता है। So the next MCQ is, a 55-year-old man who has undergone stable and successful anticoagulation with the warfarin. सबसे पहले याद रखें, वारफरिन और हेपरिन दो एंटीकोगुलेंट्स है। जो वारफरिन होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करता है, जो हेपरिन होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड 8 days later प्रेजेंट विद अ लोअर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। लोअर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग क्यों हो रही है? यानी कोगुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। हिज प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज क्वाइट प्रोलॉन्ग। तो अभी पहले मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को क्लियर होगा बात। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई खराबी है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज करेगा। फिर होता है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अगर इंट्रिंसिक पाथवे में या इंट्रिंसिक पाथवे में जो क्लोटिंग फैक्टर्स है उसमें कोई खराबी है तो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम PTT इंक्रीज करेगा। ब्लीडिंग टाइम कब इंक्रीज करता है? ब्लीडिंग टाइम तब इंक्रीज करेगा अगर आपके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। इन ये सब चीजों को डिफरेंस रखना है। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा है, इट मींस एक्सट्रिंसिक जो पाथवे है उसमें कोई खराबी है। एक्सट्रिंसिक पाथवे के क्लॉटिंग फैक्टर्स उसी टाइम याद करें कौन से होंगे, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 5, फैक्टर 10, यानी इसमें कोई खराबी है तो इट मे कॉज इंक्रीज इन प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका इंट्रिंसिक क्लोटिंग फैक्टर खराब है, दैट्स व्हाई पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज इंक्रीज। ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हो गया तो ब्लीडिंग टाइम आपका डिटरमिन करता है आपके प्लेटलेट्स, इट मींस योर प्लेटलेट्स विल डिक्रीज इन नंबर। तो अब इस एमसीक्यूज को पढ़ें।
इसके बाद बहुत एमसीक्यूज इसके रिलेटेड आएंगे तो आपको फायदा वहां पे होगा। क्वाइट प्रोलॉन्ग, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट थेरेपी? अब यानी उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स डिक्रीज हो गया, तो क्लोटिंग फैक्टर्स हमारे पास क्या होती है? प्रोटीन्स। क्लोटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन्स। तो ये ब्लड सेल्स, ये प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। ट्रीटमेंट विद प्लाज्मो टीपीए नो, बिकॉज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर तो ब्लीडिंग इंक्रीज करवा सकता है। Best option is treatment with the fresh frozen plasma and vitamin K. Why is it so? Because fresh frozen plasma has the clotting factors in it. Fresh frozen plasma आप लगाएंगे, उसके अंदर clotting factors है, वो बॉडी में आ जाएंगे। वार्फरिन के बाद विटामिन के क्यों? बिकॉज वार्फरिन इफेक्ट द एक्सट्रिंसिक पाथवे, और जो क्लोटिंग फैक्टर्स है विटामिन के कौन से बनाता है? 2, 5, 7, 10, और ये मेन क्लोटिंग फैक्टर्स इसमें से हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे के। तो विटामिन के इसलिए जरूरी है, फ्रोजन प्लाज्मा से उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स चले जाएंगे जो कि उसको इनिशिएट होगा। उसके बाद वार्फरिन का इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम खुद ही हो जाएगा जब उसने होना है। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज चार्ली। A patient has a congenital deficiency in the factor 13. What would be the analysis? So just think कि factor 13 intrinsic या extrinsic pathway में involve होता है कि नहीं होता? आप लोग एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे अपने सामने खोल के देख रहे हैं, आपको फैक्टर 13 कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा होगा जो उसके पाथवे के अंदर हो। तो ये उसका पाथवे को डिसरप्ट नहीं कर रहा। इट मींस कि ये हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम को भी इफेक्ट नहीं करेगा, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को भी इफेक्ट नहीं करेगा, वो दोनों नॉर्मल होंगे बिकॉज ये उस पाथवे को इफेक्ट ही नहीं कर रहा। तो प्रोलॉन्ग्ड थ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम नहीं हो सकता। प्रोलॉन्ग्ड होल ब्लड क्लोटिंग टाइम पे भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम उन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम तब होता कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर्स, क्लोटिंग फैक्टर में कोई खराबी होती। इजीली ब्रेकेबल क्लोट, यस ये, बिकॉज ये क्या करता है, दिस फैक्टर 13 कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू द फाइब्रिन, एंड फाइब्रिन क्या करता है, ये अच्छी तरह किसी क्लोट पे एल्फी लगा देता है, एक तरह से उसको अच्छी तरह स्ट्रॉन्गली बंद करता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह पे कोई होल हुआ है, वहां पे आपने टेप लगा दिया है, तो वो अगर ये तो एक इनिशियल ट्रीटमेंट हो गया कि टेप से आपने रोकने की कोशिश किया, बट फिर आप उस पर कोई ऐसी चीज लगाते हैं, कोई एल्फी लगा देते हैं या कुछ इस तरह का लगाते थे जो उसको अच्छी तरह स्ट्रॉन्गली हेल्ड करके रखे, वो हमारा फाइब्रिन होता है। फाइब्रिन यही काम कर रहा होता है। तो दैट्स वाई जो फैक्टर 13 अगर कम हो जाए तो वो क्लोट तो बन चुका है बट वो ब्रेकेबल होता है, तो ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है असल में। तो इसका आंसर दैट्स वाई डेल्टा। So the next MCQ is which of the following would best explain the bleeding time? अभी मैं आप लोगों को पीछे बता के आया, bleeding time सिर्फ एक कंडीशन, कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होगा? bleeding time is different from the clotting time, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। bleeding time कब इंक्रीज होता है? जब प्लेटलेट्स लेवल डिक्रीज होता है। bleeding time आप देखें कि कब है, it means platelets कम हो गए, thrombocytopenia count is less, so that's why bleeding time is higher. थोड़ा सा गौर से सारे देखिएगा। A woman who has blood AB positive, who has always been healthy, just delivered her second child. The father has O negative, child has O negative blood group. What would you expect? अब आप लोगों ने पहले देखना है चाइल्ड का क्या है, O negative blood group है, मदर का क्या है, A पॉजिटिव। हमें इसकी जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो इसकी जो A और B एंटीबॉडीज होंगी वो आपको मैंने बता दिया है। A और B एंटीबॉडीज जो होती है वो IgM टाइप की होती है, तो हमें इससे कोई खतरा नहीं है। और इसके A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पास जो B एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारे पास IgM टाइप की होती है, वो भी उससे भी हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो प्लेसेंटल बैरियर ही नहीं क्रॉस करेंगी, वो रिस्ट्रिक्ट रहेंगी। खतरा हमें किस चीज से होता है? अब O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब है कि बेबी के अंदर RH एंटीजन नहीं है, तो यानी बेबी के अंदर RH एंटीबॉडीज होंगी, तो बेबी हैज RH एंटीबॉडीज। बट एक बात याद रखनी है, RH एंटीबॉडीज बेबी तब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक वो RH एंटीजन से एक्सपोज नहीं हो जाता। मदर के पास हमारे पास क्या है, मदर के पास भी RH एंटीबॉडीज नहीं होगी, एंटीजन होगी। तो जब मदर के पास RH एंटीजन है, एंटीबॉडीज मदर के पास है ही नहीं, तो वो बेबी में जाएगी भी नहीं।
तो बेबी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटाइलस नहीं हो सकता, क्योंकि एंटीबॉडीज मदर से जानी थी बेबी में और उसने जाके काम खराब करना था। तो ओ नेगेटिव, अगर बेबी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है और मदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की है, तब कभी भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटाइलस नहीं हो सकता। आई होप ये बात क्लियर होगी होगी। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटाइलस तो आंसर हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ तब हो सकता है अगर मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की और बेबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो, बट इस केस में ऑपोजिट है। तो ये दो ऑप्शन गए, थर्ड वैसे गया। द चाइल्ड वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हैव hemolytic anemia. So yes, child को hemolytic anemia नहीं हो सकता, but probably it may affect the mother. कि मदर में अगर ये एंटीबॉडी जाती है तो वो वहां पे जाके जरूर कोई खराबी कर सकती है, बट चाइल्ड को इससे कोई इफेक्ट नहीं होने लगा। तो द राइट आंसर इज डेल्टा। In which of the erythropoiesis does the synthesis of the hemoglobin start? So it's the line of Guyton. It's very obvious that pro-erythroblast phase is the phase when hemoglobin starts to form. So इसका pro-erythroblast है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। Erythrocyte sedimentation rate is increased in. So erythrocyte sedimentation rate is increased in sickle cell anemia. और ये sickle cell नहीं, anemia, tuberculosis, sorry. सिकल सेल एनीमिया में ये इंक्रीज नहीं होता। एनीमिया में ESR, सब एनीमिया जो होते हैं, बाकी जो एनीमियाज है उसमें ESR जो होता है नॉर्मली, फॉर एग्जांपल किसी बंदे को विटामिन B12 और समथिंग लाइक दैट, कोई और एनीमिया या ब्लड लॉस एनीमिया, ESR इंक्रीज होता है। बट अगर उसको सिकल सेल एनीमिया है तो ESR डिक्रीज होता है। तो सिकल सेल एनीमिया का याद रखना है कि इसमें, इस एनीमिया में ESR डिक्रीज होगा। पॉलीसाइथेमिया में ESR डिक्रीज होता है। ट्यूबरकुलोसिस, जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो याद रखना है ESR विल इंक्रीज, बिकॉज व्हेन इन्फेक्शन अकर्स सो बॉडी, एज अ रिजल्ट बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट, प्लाज्मा प्रोटीन विल फॉर्म, और प्लाज्मा प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है तो ये एरिथ्रोसाइट को सेटल डाउन होने में हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, और हमारा एरिथ्रोसाइट जो होते हैं RBCs वो थोड़ा टाइम के बाद सेडिमेंट करेंगे। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस, तो ये सारी चीजें उसको रेजिस्टेंस करेगी कि वो सेटल डाउन नहीं हो रहेंगे RBC। तो ट्यूबरकुलोसिस ऐसा चीज है जहाँ पे हमारे पास इंक्रीज होता है ESR। दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। एरिथ्रोसाइट बहुत जगह पे यूज होता है। इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इट्स अ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिससे आप बता सके कि इसको ये हुआ है। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट वो होता है जिसमें आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर बहुत पुराना है, वो ESR ज्यादा देख के और बाकी सिम्टम्स देख के सजेस्ट कर सकता है हाँ इसको हो सकता है ये डिजीज हुई हो। तो ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। यू कैन नेवर कंफर्म कि उसको ये ESR उसका ज्यादा तो उसको ये होगा। तो ये बात याद रखनी है, देयर इज अ डिफरेंस। ये वाइवा क्वेश्चन है। Morphology of RBC in aplastic anemia. So what really happen in aplastic anemia? aplastic anemia में हमारे पास जो होता है ब्लड फॉर्मेशन कम होती है, ब्लड सेल की फॉर्मेशन कम हो जाती है। कम ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नॉर्मल प्रोड्यूस होते हैं, नॉर्मल सिटिक और नॉर्मल क्रोमिक होगा। एप्लास्टिक एनीमिया में हमारी जो बोन मैरो होती है स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफरेंट कंडीशन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि एक्सरे, कोई रेज उसको डैमेज कर सकती है, तो वो डैमेज कर देगी, बट अब उसका फॉर्मेशन का रेट कम जरूर हो गया, बट वो जो सेल्स प्रोड्यूस कर रही है वो नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस कर रही है। कैंसरस कंडीशन नहीं है ये। कीमोथेरेपी में कीमोथेरेपी सप्रेस कर देती है हमारी बोन मैरो में से ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, बट जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो नॉर्मल प्रोड्यूस होंगे। तो एनीमिया एप्लास्टिक है। Other than transfusion, when is it necessary to take RH factor into the consideration? So अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, we have to take it in consideration in pregnancy. Why in pregnancy? Because during pregnancy आपको पता है अगर if the mother is negative and child or fetus is positive, so it may cause erythroblastosis foetalis. So this is a कंडीशन, और इसकी ट्रीटमेंट इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। उसमें हमने एंटीबॉडीज, अगर हमें पहला चाइल्ड हुआ है और मदर नेगेटिव थी और चाइल्ड पॉजिटिव था, तो पहले चाइल्ड में एज सच एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस नहीं होता, क्योंकि पहले चाइल्ड में इंड्यूस नहीं हुई होती एंटीबॉडीज इतनी। जो फिर क्या होता है प्रेगनेंसी के बाद, अगर बेबी डिलीवरी के बाद पता लग जाए कि चाइल्ड पॉजिटिव था और मदर नेगेटिव थी, तो मदर नेगेटिव है, तो फिर उसमें क्या करता है मदर को एंटी
डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, बिकॉज बेसिकली ये सबसे ज्यादा ट्रांसफर आरएच एंटीबॉडीज कब होती है, जब डिलीवरी होती है। जब डिलीवरी होती है तो जब प्लेसेंटा अलहदा होता है तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है उधर से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये मदर के ब्लड के अंदर चल जाए, क्योंकि बेबी पॉजिटिव है तो बेबी के एंटीजन अगर मदर के ब्लड के अंदर चल जाते हैं तो अंदर जाके एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम के लिए जब सेकंड चाइल्ड होना है मदर का, तब मदर के अंदर एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट होगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने में टाइम लगना होता है, तो हम क्या करें को इसका, ताकि बॉडी की का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट ही ना हो, तो मदर के अंदर एंटीबॉडीज फिर प्रोड्यूस नहीं होगी। जो हमने इंजेक्शन एंटीबॉडीज लगाई थी वो थोड़े दिनों बाद खुद ही खत्म हो जाएगी, तो इससे हम नेक्स्ट चाइल्ड के लिए आसानी पैदा कर देंगे। Regarding the blood coagulation test prothrombin time, it is normally about 12 minutes. No, it is almost about 11 to 15 second prothrombin time. It involves intrinsic clotting pathway. No, prothrombin time involves extrinsic clotting pathway. It shortens with rise in prothrombin concentration. अगर prothrombin concentration ज्यादा हो जाती है तो it means it can be converted into a thrombin. अगर thrombin ज्यादा हो सकता है तो हमारे पास क्लोटिंग ज्यादा इजीली होगी, तो yes, it shortens with the prothrombin concentration. So this is the right answer. Chronic allograft rejection result primarily from the action of which of the effector cells? So the best answer is cytotoxic T lymphocyte. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट का क्या काम होता है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट ने हमारे पास मैक्रोफेजिस को भी एक्टिवेट करना होता है, हमारे पास बी सेल लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करना होता है। इसमें हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं और हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनको भी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट करना होता है। तो होते हैं जो कि प्राइमरी, इसने खुद आके कोई काम नहीं करना, ये इंस्ट्रक्शंस दे रही है, ये बाकियों को एक्टिवेट कर रही है। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं ये इफेक्टर सेल्स होते हैं। Here, activated macrophages and dendritic cells are antigen presenting cells. So, cytotoxic T lymphocyte क्या करते हैं, कोई ये effector cells है और ये जो रिजेक्शन हुई होती है उधर जाके एक्ट करेंगे और एक्ट करके हमारे पास उधर से डायरेक्ट किलिंग करेंगे। What will occur after the presentation of the antigen by a macrophage? So मैंने बताया है macrophage is also responsible for the एक्ट एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म कोई आ जाता है तो मैक्रोफेज उसको एनगल्फ करेंगे और उसकी जो एंटीजन्स है उसको ब्रेक करके अपनी सरफेस पे ले आएंगे। अब मैक्रोफेज जाएंगे हमारे पास हेल्पर टी सेल के पास, वो हेल्पर टी सेल के पास जाके हेल्पर टी सेल को वो एंटीबॉडीज एंटीजन दिखाएंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे, और हेल्पर टी सेल फिर उसके बाद हमारे पास एक्टिवेट जब हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो फर्दर हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को सिग्नल भेजेगा, बी सेल्स को सिग्नल भेजेगा। जब बी सेल को सिग्नल भेजेगा एज अ रिजल्ट एंटीबॉडीज इंक्रीज होंगी, मैक्रोफेजिस को वो एक्टिवेट करेगा, तो मैक्रोफेजिस को भी एक्टिवेट करता है। तो ये इतना काम करना होता है। तो जो प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो जाते कहाँ पे है, वो जाते हैं हेल्पर टी सेल्स के पास और हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, फिर हेल्पर टी सेल्स बाकी चीजों को आगे एक्टिवेट कर देगा। Next is fluid exudation into tissue in an acute inflammatory reaction is due to, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए acute inflammatory reaction में क्या होगा। कहीं पे भी acutely inflammation हो रही है या inflammation हो रही है तो क्या होता है, blood की permeability increase होती है। उसकी रीजन ब्लड वेसल्स के जो पोर्स होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। कहीं पे कोई इन्फेक्शन हुई है क्योंकि अब हमें वहां पे ब्लड सेल्स चाहिए, तो अगर ब्लड सेल्स के अगर हमारे पास ब्लड वेसल्स की जो परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी तो ब्लड सेल्स ऑब्वियसली मूव नहीं कर सकते अंदर से। अब ये परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, अब ब्लड सेल्स जो ब्लड के अंदर थे वो उस इन्फेक्शन साइट पे जाएंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वहां पे जाके जो उसने करना है, आर्मी ने जब जाना है तो उसको एटलीस्ट डोर्स ओपन चाहिए ना, वो वहां से गुजर ही नहीं सकते डोर ही ना ओपन हो। तो दैट्स वाई इन्फ्लेमेशन होती है या कोई चीज होती है तो वहां पे परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। परमेबिलिटी इंक्रीज करने का यही मकसद होता है कि वहां पे
हमारे न्यूट्रोफिल्स मूव कर सके, वहां पे मैक्रोफेज मूव कर सके, जाके वो वहां पे जाके सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाएं। तो जब भी ये होगा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, तो मोस्ट लाइकली जो आंसर है इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। सो दिस इज वेरी कॉमन थिंग जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। So the next MCQs, a 62-year-old man who was known to have a normal blood cell count and differential count 3 months ago presents with pallor, bone marrow pain, bruising, and a WBC count of 42,000. So सबसे पहले what is difference of acute and the chronic thing? Acute होता है जो immediately हो रहा हो, और chronic होता है जो prolonged time हो। लेकिन acute और chronic की कोई टाइमिंग नहीं होती कि ये इतने दिन होगा या इतने होगा। ये डिपेंड करता है डिफरेंट सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम ये अलग टाइम हो सकता है, फिर हमारे पास जो दूसरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें कोई और टाइम हो सकता है। तो एक्यूट और क्रोनिक की डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज क्लासिफिकेशन होती है। अब ब्लड सेल्स में जब भी याद रखना कि क्रोनिक ल्यूकीमिया होगा बहुत जल्दी नहीं हो जाता, 3 months इज वेरी क्विक पीरियड। ये जो इसके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं ना, अगर कोई भी क्रोनिक ल्यूकीमिया हो, इनिशियल सिम्टम्स वो बहुत माइल्ड होते हैं, बट इसके आप अगर इनिशियल सिम्टम्स देखते हैं तो क्या है, बोन पेन, ब्रूजिंग एंड WBC काउंट इसमें ज्यादा है। तो ये ब्रूजिंग और बोन पेन ये काफी सीवियर सिम्टम्स है। और ये हमारे पास कब हो गए, अब ल्यूकीमिया एक्यूट टाइप का होना चाहिए। अब इन्होंने आगे आपको एक और चीज बताई हुई है कि उसमें ग्रेन्यूलोसाइट, इमैच्योर ग्रेन्यूलोसाइट्स लगा हुए हैं। अब इमैच्योर ग्रेन्यूलोसाइट्स, हमारा जो ल्यूकीमिया दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, माइलोसाइटिक और लिम्फोसाइटिक। माइलोसाइटिक जो होते हैं वो आगे ग्रेन्यूलोसाइट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और लिम्फोसाइटिक आपको पता है लिम्फोसाइटिक सेल्स में फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो इसके इमैच्योर ग्रेन्यूलोसाइट है, यहाँ पे हमें एक और चीज भी मिली, इमैच्योर ग्रेन्यूलोसाइट है तो माइलोसाइटिक होना चाहिए। तो द राइट आंसर इज एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। एक्यूट इसलिए क्योंकि ये बहुत क्विकली डेवलप हुआ है, 3 month पहले बिल्कुल ठीक था। आप लोग ये पढ़ें, हु हैज was known to have normal blood cell count, differential count 3 months ago, यानी 3 months पहले वो बिल्कुल ठीक था। So it means ये chronic condition तो नहीं है, ये acute condition है। और माइलोसाइटिक बिकॉज ग्रेन्यूलोसाइट्स में डिफेक्ट है, अगर लिम्फोसाइट में डिफेक्ट होता तो लिम्फोसाइटिक होता। तो ये आपका डिफरेंस है। So the next MCQ, a 24-year-old man came to the emergency department with a broken leg. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, आगे मैं बताता हूँ। अब ब्लड काउंट रिवील कि उसका ब्लड सेल काउंट हुआ है 22,000, ये बहुत ज्यादा काउंट है। 5 hours later, a second blood test reveals 7,000. Now it lies in a normal range. What is the cause of the increased WBC count in the first test? हमारा जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो में WBCs आर स्टोर्ड, हमारी बोन मैरो में WBC स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या हुआ है, जब लेग ब्रोक हुई है एकदम जो इन रिस्पॉन्स आता है, ये ब्रोकन लेग जब हुई है तो उसके अंदर भी हमारे पास बोन मैरो होता है, तो एक तो वहां से भी जो WBC स्टोर्ड है वो रिलीज हो जाएंगे। उसके अलावा जब मैकेनिकल ट्रॉमा होता है, कोई मैकेनिकल कोई बोन रप्चर होती है, कुछ होता है, तो एकदम हमारे पास वहां पे बहुत ज्यादा वाइट ब्लड सेल्स हमारी सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और ये ब्लड सेल्स मैंने बताया कि बोन मैरो में पहले से स्टोर होते हैं। तो जब मैकेनिकल ट्रॉमा हुआ है, बाजू टूट गया या लेग टूट गया, लेग टूटी है तो बोन मैरो जो उसकी है उधर से भी वाइट ब्लड सेल जो स्टोर थे वो निकल आएंगे, उसके अलावा भी निकल आएंगे, ताकि वहां पे वो जाके कोई भी इंफेक्शन जो एंटर हो रही है या कोई भी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल जब टांग टूटेगी तो वहां पे आपको पता है कि ब्लड एक्यूमुलेशन होगी, बाहर से मिट्टी पड़ेगी या कोई इंफेक्शन, इन्फेक्टेड ऑर्गन इन्फेक्ट कर सकता है कोई ऑर्गेनिज्म एंटर होके। तो अब बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अपने आप को एक्टिवेट कर रहा होता है ताकि वो बाहर वाले एक्सटर्नल सोर्सेज को रोक सके। तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होंगे, ब्लड सेल्स जो वाइट ब्लड सेल्स होंगे, वो सारे बोन मैरो में जो स्टोर थे वो रिलीज होने स्टार्ट होंगे। तो इसलिए रिलीज ऑफ प्री फॉर्म्ड मेच्योर WBC इनटू द सर्कुलेशन। सो जो प्री मेच्योर जो पहले से बने हुए थे वो रिलीज हो गए, उन सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए कोशिश जारी शुरू कर दी। फिर उसके बाद आपका बोन मैरो बनेगा, बिकॉज 5 घंटे के अंदर आपका बोन मैरो या इतनी जल्दी WBC नहीं बन सकते, उसको एटलीस्ट 2 to 3 days का टाइम चाहिए होता है। नेक्स्ट इज ये USMLE का ही MCQs है। A 3-year-old boy is brought to the emergency department for the pain and swelling of the knee.
The child was walking and talking 1 minute and crying inconsolably several minutes later. Aspiration of the joint space provide the pain relief and produce a rusty colored joint fluid is the heme protein. अब heme protein सबसे पहले अगर उसमें है तो इसका मतलब है कि उसमें blood है, तो यानी तो अब जो fluid हमने उसके अंदर से निकाला है उसके joint से, उसमें blood है. Laboratory serum studies drawn bleeding time 6.6 minutes, normal 2 to 9 minutes. ये हर लैब की जो अपनी वैल्यूज है उधर 6.6 मिनट आया यानी नॉर्मल है. ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है, इट मींस प्लेटलेट लेवल इज नॉर्मल. प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज 22 सेकंड, जबकि नॉर्मल ये रेंज है, यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा हो चुका है. पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, सो ये भी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बहुत 1 सेकंड का डिक्रीज इज नॉट वेरी मच, तो ये नॉर्मल है. अ मिक्सिंग स्टडी corrects the prolonged prothrombin time. Which blood component that binds to the tissue factor in the extrinsic coagulation pathway is likely to deficient in this patient? तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जब ज्यादा होता है तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, यानी एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई मसला चल रहा है. तो एक्सट्रिंसिक पाथवे का फैक्टर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, और इधर इन्होंने बताया कि कौन सा टिश्यू फैक्टर के साथ कंपाइन. You all know very well that extrinsic factor starts from the factor 7. So the right answer is factor 7. तो फैक्टर 7 इसमें आंसर होगा, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी इधर सारा उन्होंने बताया. विच ब्लड कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द टिश्यू फैक्टर, एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे का फैक्टर होगा वो, ये डेफिशिएंट होगा. तो फैक्टर 7 डेफिशिएंट है, एक्सट्रिंसिक पाथवे कम हुआ है, इस मींस प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा हुआ है. So the next MCQs, a teenage with a numerous nosebleeds was referred to a physician for evaluation prior to the minor surgery. सर्जरी से पहले हमें सारा कुछ पता होना चाहिए कि उसका ब्लीडिंग टाइम क्या है, उसका ब्लड काउंट क्या है, उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि सर्जरी में ब्लीडिंग के बहुत चांसेस होते हैं. और अगर तो ये चीज में कोई खराबी है तो आप सर्जरी कर रहे हैं, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, तो इट मे कॉज टू डेथ, हाइपोवोलेमिक शॉक और डेथ हो जाएगी उस पेशेंट की. तो उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम था 11 सेकंड विच इज नॉर्मल. पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज 58 सेकंड. तो इतनी बारी में, और ब्लीडिंग टाइम आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल है. आपको मैं बता चुका हूं, अगर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ज्यादा हुआ है, इट मींस इट्स इंट्रिंसिक पाथवे इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, सो दैट्स व्हाई इंट्रिंसिक पाथवे इसका आंसर है. A 2-year-old boy bruises easily. Has previously has bleeding gums, यानी कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है. द मैटरनल ग्रैंडफादर हैज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर. तो मैटरनल ग्रैंडफादर, अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बॉय और ये मैटरनल ग्रैंडफादर. आपको एक डिजीज बहुत कॉमनली पता है कि हीमोफीलिया. हीमोफीलिया कॉमन होती है बॉयज में, क्योंकि इसमें हमारे पास एक भी बॉयज में, क्योंकि ये हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, जिसमें एक एक्स होगा और एक वाई होगा, और ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है. तो अगर डेफिशिएंट, अगर ये जीन एक क्रोमोसोम में भी डेफिशिएंट है, फिर भी इसमें हो जाएगी. और मैटरनल में है, मदर वाली साइड से रिसेसिव जीन आ रहा है, तो मदर इज अ कैरियर इन दिस कंडीशन. और बॉयज हेमोफीलिया में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो मदर से आपको मिलना होता है एक्स क्रोमोसोम, तो यू आर मोस्ट लाइकली टू बी हीमोफिलिक. तो बॉय है. तो यहाँ पे अगर गर्ल होता तो हम हीमोफीलिया को निगलेक्ट कर सकते थे फिर भी, बट यहाँ पे ऊपर से बॉय भी है, उसके ग्रैंडफादर को ये डिजीज थी भी, और वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर ही था. तो हीमोफीलिया सबसे पहले हमारे जहन में आना चाहिए. कौन सा कोगुलेशन फैक्टर हीमोफीलिया में डेफिशिएंट होता है? तो इन हीमोफीलिया ए, यू नो, फैक्टर 8 इज डेफिशिएंट. तो यानी इसका फैक्टर 8 आपको पता है इंट्रिंसिक पाथवे में भी होगा. तो इस, अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया के पेशेंट में ब्लीडिंग टाइम ज्यादा, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ज्यादा होगा, या थ्रोम्बिन टाइम होगा? ये आप लोगों को अब खुद पता होना चाहिए. आप लोग ये खुद सोचें कि इसमें क्या ज्यादा होना चाहिए. सो दिस इज द लास्ट एमसीक्यूज. तो आप लोग इसका आंसर दे भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कोई अगर आपको क्यूरी है ना तो इसका आंसर आप लोग खुद सोचें कि क्या होना चाहिए. किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क.
और इस एमसीक्यूज का किसी को आंसर पता है तो वो भी बता सकता है कि ये हीमोफीलिया है तो उसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन या ब्लीडिंग टाइम। आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि कौन फैक्टर ए डेफिशिएंट है। So the right answer given by our student is उनके फैक्टर 8 इन्वॉल्व है, फैक्टर 8 हीमोफीलिया में इन्वॉल्व है एंड फैक्टर 8 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एज वर्क एज अ क्लोटिंग फैक्टर इन द इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में अगर वो वर्क करता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका इंट्रिंसिक फैक्टर पाथवे में कोई खराबी आ रही है और इंट्रिंसिक फैक्टर डिटरमिन करता है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज पीटीटी। प्रोथ्रोम्बिन टाइम नहीं होगा, वो तब होगा अगर कोई ऐसा क्लोटिंग फैक्टर खराब हो जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व हो, तो वो फैक्टर 7 होता है। ये फैक्टर आपको बाकी फैक्टर्स पता है जो होंगे। सो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, सो आई कैन क्लियर योर क्वेरी। So this is all about today's MCQ discussion. So what is phlebotomy? So phlebotomy क्या होता है? फ्लियोबोटमी होता है कि जो ब्लड है वो वीनी पंक्चर के थ्रू रिमूव करना। फॉर एग्जांपल आप ब्लड देने जाते हैं किसी लैब में तो आपने देखा होगा कि वो नीडल प्रिक करके आपके वेन से ब्लड निकालते हैं। दिस इज फ्लियोबोटमी इन वेरी सिंपल वर्ड्स। बॉडी में से ब्लड निकालना थ्रू वेनी पंक्चर। तो आप ब्लड जब देने जाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड डोनेशन के लिए जो गए होंगे या सिंपली आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाना है तो वेनी पंक्चर के थ्रू ब्लड दिया जाता है। तो दिस इज फ्लियोबोटमी। इसमें से क्या होगा कि आपके ब्लड सेल्स रिमूव हो जाए, आपकी बॉडी में से ब्लड रिमूव हो जाएगा, ब्लड सेल्स का लेवल खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।